सर्कुलर मोशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव 1 के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे और हमने क्वेश्चन 1 to 11 कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 12 to 16. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है अ ट्रेन ए runs from east to west and another train B of the same mass runs from west to east at the same speed along the equator. A presses the track with a force F1 and B presses the track with force F2. Then options are F1 is greater than F2, B F1 is less than F2, C F1 is equal to F2, D the information is insufficient to relation between F1 and F2. तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम. सपोज ये अर्थ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. अर्थ अपनी एक्सेस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, एक्सियल रोटेशन करती है. इसकी एंगुलर स्पीड हमने ओमेगा नॉट कंसीडर कर लिया. और ये इक्वेटर है, इसको इक्वेटोरियल प्लेन बोलेंगे. हमको दो ट्रेन दी हुई है, एक वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है. फर्स्ट ट्रेन ए के बारे में है, ट्रेन ए रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो एक ट्रेन ए जो है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है इक्वेटर में, और दूसरी ट्रेन बी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है. सपोज़ ये ट्रेन ए है और ऊपर बी ट्रेन हो जाएगी. एक ट्रेन ईस्ट से जा रही है ये वेस्ट की तरफ, और ऐसी एक ट्रेन दी हुई है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है. तो हमको देखना है कि नॉर्मल रिएक्शन किसके ऊपर ज़्यादा होगा. ए ट्रेन मूव कर रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ करती है. तो जो ट्रेन का मोशन होगा इस इक्वेटर पर वो सर्कुलर मोशन होगा. तो ट्रैक कुछ इस टाइप से हो जाएगी. सपोज़ यहाँ पर अगर ट्रेन है, ये ट्रेन है, तो इसके लिए वेट डाउनवर्ड होगा mg, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगी. क्योंकि सर्कुलर ट्रैक में है तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेंगे, ट्रेन के रिस्पेक्ट में ही देख रहे हैं हम. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लिया हमने ओमेगा स्क्वायर आर एम, या एम ओमेगा स्क्वायर आर. आर अर्थ का रेडियस हो जाएगा. तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, वेट डाउनवर्ड है. और अगर हम इसमें नॉर्मल रिएक्शन एन कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एम ओमेगा स्क्वायर आर. तो यहाँ पर देखें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना ज़्यादा होगा नॉर्मल रिएक्शन उतना कम हो जाएगा. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा कब होगा, जब ओमेगा ज़्यादा हो जाएगा. तो हमें यहाँ पर ओमेगा देखना है स्पेशली दोनों ट्रेन के लिए. ओमेगा के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा, एंगुलर स्पीड के लिए क्या इफ़ेक्ट आएगा. तो ए ट्रेन को अगर हम देखें तो ए ट्रेन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, और अर्थ की खुद की एक्सियल रोटेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो रहा है. तो जो ए ट्रेन के लिए एंगुलर स्पीड है ये डिक्रीज़ हो जाएगी, इसका रिजल्टेंट एंगुलर स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट जा रही है और ट्रेन ईस्ट से वेस्ट में जा रही है. तो ए के लिए ओमेगा जो है ये कम होगा, और ए के लिए अगर ओमेगा की वैल्यू कम होगी तो ये पूरा फैक्टर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला फैक्टर कम होगा, और इसलिए नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगी. तो और बी के लिए देखो क्या होगा, बी ट्रेन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है और एक्सियल रोटेशन भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो रहा है. तो बी ट्रेन के लिए एंगुलर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और ये ज़्यादा होने से नॉर्मल रिएक्शन कम होगा.
तो ए ट्रेन के लिए नॉर्मल रिएक्शन F1 था, बी ट्रेन के लिए नॉर्मल रिएक्शन F2 है, तो F1 इज़ ग्रेटर देन F2 हो जाएगा। और ये आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है, F1 इज़ ग्रेटर देन F2। Now let's see question number 13. If the earth stops rotating, the apparent value of g on its surface will be option A increases everywhere, B decreases everywhere, C remains the same, and D increases at some places and remain the same at some other places। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन 13, ये हमने अर्थ ले लिया और ये इक्वेटर हो जाएगा और ये पोल्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सपोज़ कोई बॉडी यहाँ पर है, इक्वेटर में है, इक्वेटोरियल प्लेन में है, एम मास की बॉडी। तो इसके ऊपर अगर हम फोर्सेस देखें तो जो ग्रेविटी है ये डाउन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगी mg, और अर्थ का एक्सियल रोटेशन भी होता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पर एक्सियल रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा। तो जो इफ़ेक्टिव फोर्स होगा इस बॉडी के ऊपर, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, या नॉर्मल रिएक्शन भी होगा ये आउटवर्ड डायरेक्शन पे, अपवर्ड बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो इसको n बोल दिया। तो n इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर हो जाएगा mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, और n मतलब इफ़ेक्टिव वेट इस बॉडी का, या एपरेंट वेट भी बोलते हैं, तो इसको mg डैश कह दिया। तो ये mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r हुआ, m कैंसिल हो जाएगा, g डैश इफ़ेक्टिव ग्रेविटी या एपरेंट ग्रेविटी हो जाएगी, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। क्वेश्चन में कह रहे हैं अर्थ ने अपना रोटेशन स्टॉप कर दिया, तो रोटेशन स्टॉप कर दिया तो ओमेगा की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और इस केस में जी डैश इज़ इक्वल टू जी हो जाएगा। अगर रोटेशन हो रहा है तब इक्वेटर पे अगर आप जी की वैल्यू देखें तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होगा, और रोटेशन स्टॉप होने से ओमेगा ज़ीरो होगा तो जी डैश इज़ इक्वल टू जी हो जाएगा। जब तक अर्थ रोटेट कर रही है तब तक तो ओमेगा भी प्रेजेंट रहेगा, तो जी डैश या एपेरेंट ग्रेविटी यहाँ पे कम हो जाती है ओमेगा फैक्टर के आने की वजह से। लेकिन अगर आप पोल्स पे देखो तो पोल्स पे तो रोटेशन का इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो पोल्स पे तो जी डैश या ये हमेशा जी ही रहेगा, इधर ओमेगा का इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर तो ये हमेशा मैक्सिमम रहेगी पोल्स में, लेकिन और अदर प्लेसेस पे ओमेगा का इफ़ेक्ट पड़ता है और ग्रेविटी डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर रोटेशन स्टॉप हो जाएगा तो इन सारे प्लेसेस पर डिक्रीज़ नहीं होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ये वाला फैक्टर हटने की वजह से, ओमेगा स्क्वायर आर फैक्टर हटने, और पोल्स पे मैक्सिमम रहेगी पोल्स पे। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं हम, ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं इसमें। ये ऑप्शन ए है इंक्रीजेज एवरीवेयर, सभी जगह नहीं इंक्रीज़ करेगी। बी है डिक्रीजेज एवरीवेयर, ये भी गलत है। सी है रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, ये भी रॉन्ग है। और डी है इंक्रीजेज एट सम प्लेसेस एंड रिमेन द सेम एट सम अदर प्लेसेस। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल पे ये सेम रहेगी और बाकी अदर प्लेसेस पर इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि ओमेगा वाला फैक्टर हट जाएगा। तो इसका डी ऑप्शंस करेक्ट है। D will be the right answer of question number 13. अब क्वेश्चन 14th देखते हैं। A rod of length L is pivoted at one end and is rotated with a uniform angular velocity in a horizontal plane. Let T1 and T2 be the tensions at the points L/4 and 3L/4 away from the pivoted ends. Then option A, T1 is greater than T2, B, T2 is greater than T1, C, T1 is equal to T2, D, the relation between T1 and T2 depends on whether the rod rotates clockwise or anti-clockwise। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसा दिया हुआ है, एक रॉड है और ये एक एंड के अबाउट
ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है रॉड, और इसके दो पॉइंट कंसीडर करना है। सपोज़ ये एक पॉइंट हो गया, ये L/4 डिस्टेंस पर है और यहाँ टेंशन T1 है। दूसरा पॉइंट लेना है आपको 3L/4 डिस्टेंस पे, और इस पॉइंट पे टेंशन T2 है। हमको बताना है कौन सा टेंशन ज़्यादा है कौन सा कम है। तो क्योंकि ये रोटेट कर रही है और रॉड के रिस्पेक्ट में ही अगर हम देखें तो T1 जो है, T1 टेंशन को बैलेंस करना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, और वो इतने पार्ट के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। और T2 टेंशन को अगर आप देखें, T2 टेंशन इस पॉइंट पर लग रहा है तो वो रॉड के इतने पार्ट पर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। तो डायग्राम से ही देख के आप बोल सकते हैं कि T1 टेंशन ज़्यादा होगा और T2 टेंशन की वैल्यू कम होगी। T1 टेंशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि T1 टेंशन को उसके बाहर जितनी रॉड है उतने पार्ट पर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करना है, और T2 को इस पॉइंट के बाहर जितनी रॉड है उस पर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करना है। तो क्लियरली T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा, और ये आंसर ऑप्शन ए पे दिया हुआ है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। Question number 15th. A simple pendulum having a bob of mass m is suspended from the ceiling of a car used to stunt film shooting. The car moves up along an inclined cliff at a speed v and makes a jump to leave the cliff and lands at some distance. Let r be the maximum height of the car from the top of the cliff. The tension in the string when the car is in air. तो ये क्वेश्चन में टेंशन पूछा हुआ है स्ट्रिंग में, और किस कंडीशन में, जब कार एयर में है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। अगर कार एयर में होगी, सपोज़ ये कार के अंदर सीलिंग के साथ में एक पेंडुलम अटैच्ड है, सिंपल पेंडुलम, तो इसमें टेंशन T होगा और इसका वेट mg होगा, और T = mg है। लेकिन अगर ये कार एयर में है तो ये फ्री फॉल की स्टेट में होगी, और फ्री फॉल की स्टेट में होगी तो जो G इफ़ेक्टिव है यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। तो टेंशन आपको उसी कंडीशन में बतानी है जब कार एयर में है, तो यहाँ G इफ़ेक्टिव की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो टेंशन फोर्स यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे ये ऑप्शन डी में ज़ीरो दिया हुआ है, तो यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16. लेट थीटा डिनोट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन अ वर्टिकल प्लेन. If the mass of the bob is m, the tension in the string is mg cos theta. A always, B never, C at the extreme positions और D at the mean position. हमें बताना है mg cos theta टेंशन कहाँ पर होगी, किन पोजीशंस के लिए होगी। तो एक सिंपल पेंडुलम ले लिया हमने और इसकी कोई एक पोजीशन ले ली हमने। सपोज़ ये थीटा एंगल पे पोजीशन है, तो इसका वेट डाउनवर्ड होगा, मास m है तो वेट डाउनवर्ड होगा। mg को रिजॉल्व कर सकते हैं, ये थीटा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। टेंशन इनवर्ड होगी, तो यहाँ पे जो बॉब है ये सर्कुलर ट्रैक में होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लेंगे बॉब के रिस्पेक्ट में, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv²/r। तो जब स्ट्रिंग थीटा एंगल पर होगी वर्टिकल से, उस केस में अगर आप टेंशन लिखेंगे तो T का फॉर्मूला होगा mg cos थीटा प्लस mv²/r। ये टेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा।
हमको पूछा हुआ है टेंशन एम जी कॉस थीटा कहाँ पर होगी, तो एम जी कॉस थीटा टेंशन के लिए एम वी स्क्वेयर बाय आर टर्म ज़ीरो होना चाहिए, और एम वी स्क्वेयर बाय आर टर्म वहाँ ज़ीरो होगी जहाँ वी ज़ीरो होगा, और वी कहाँ ज़ीरो होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर। जब ये एक एक्सट्रीम पर चला जाएगा स्ट्रिंग, जिस एक्सट्रीम पर चला गया उस पर v ज़ीरो होगा और फिर ये वापस रिटर्न होता है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे v ज़ीरो होने से टेंशन एम जी कॉस थीटा रहेगी। तो इसका ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है सी में, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है। तो यहाँ तक हमने ऑब्जेक्टिव 1 के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 16। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।